हेलो वेलकम गाइज। आज हम लोग शुरू करते हैं यूपीएससी प्रीलिम पॉलिटी एमसीक्यू जिनको कंपाइल किया गया है फेमस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। एक सेकेंड। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नेशनल इमरजेंसी। पहला ऑप्शन है President can proclaim national emergency only after receiving a written recommendation from the cabinet। तो आपको ये बताना है कि नॉट करेक्ट बताना है। President can proclaim national emergency only after receiving a written recommendation from the cabinet। बिल्कुल सही बात लिखी है, ठीक है। दूसरा ये वाला सही है। दूसरा दिया गया है बी ऑप्शन पर, emergency can be extended for an indefinite period with approval for every 6 month। ठीक है, तो ये भी बात सही लिखी कि emergency can be extended for an indefinite period के लिए उसको जो एक्सटेंड किया जा सकता है with approval of parliament for every 6 month। ठीक है, हर 6 महीने पर, तो ये भी सही है। तीसरा दिया गया रिजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी पास्ड by a majority of 2/3 of the total membership of the house। क्लियर। तो ये वाला देखिए थोड़ा सा इसमें ये सी वाला छोड़ देते हैं अभी, इस पर कुछ वो आ रही प्रॉब्लम आ रही, ये सही नहीं लग रहा है। डी पर देखते हैं रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात है कि जो प्रेसिडेंट है वो प्रोक्लेम कर देता है, इसमें जो है किसी भी जो रिवोकेशन कर देता है प्रेसिडेंट, ठीक है, तो अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये तीनों सही है, इसका मतलब ये सी गलत है। सी में क्या गलत है, इसमें देखिए सी में बोला गया रिजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। कहने का मतलब है कि केवल ये लोग बता रहे हैं कि दो तिहाई जो है मेंबरशिप, जो है टोटल मेंबरशिप का 2/3 के द्वारा ही पास किया जाए। तो ऐसा नहीं, देखिए इसमें अभी ये जो है पास होना चाहिए, मेजॉरिटी भी होनी चाहिए, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। ठीक है, पहली कंडीशन होनी चाहिए कि मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, उसके बाद में जो भी प्रेजेंट एंड वोट कर रहे हैं उनका 2/3। ठीक है, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग वाले जो बी में कह रहे हैं मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो दूसरी कंडीशन दी गई, पहली नहीं दी गई है, इसका मतलब सी गलत है। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 352 यानी कि 352 आर्टिकल जो है उसके तहत प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया आर अ पार्ट ऑफ इट इज़ थ्रेटन्ड बाय वार और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं। मान लो ये जो ये क्या बोलता है आर्टिकल 352 कि प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है जब भी भारत की सिक्योरिटी को या भारत के किसी भाग की सिक्योरिटी को थ्रेटन्ड किया जाता है, ठीक है, वार के द्वारा, एक्सटर्नल एग्रेशन के द्वारा या फिर आर्म्ड रिबेलियन के द्वारा। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल में आता है, 352 के। अब दूसरा में ये एक चीज़ और, एक ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि जब भी प्रेसिडेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर सकता है ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। यानी कैबिनेट के द्वारा रिटन रिकमेंडेशन जब मिलता है, ठीक है, तभी जो है ये प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी क्लेम कर सकता है। ठीक है, अपने आप से नहीं कर सकता है। नेशनल इमरजेंसी कब प्रोक्लेम कर सकता है, जब उसको कैबिनेट के द्वारा रिटन रिकमेंडेशन मिलता है। अब ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने, केवल प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस उसको मिल गई कि इसको जो है नेशनल इमरजेंसी लगा दो, तो वो नहीं लगाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कंकरेंस होना ज़रूरी है कैबिनेट का। ठीक है, सो दिस मीन्स दैट इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन द कंकरेंस ऑफ द कैबिनेट एंड नॉट मेयरली ऑन द एडवाइस ऑफ द उसके प्राइम मिनिस्टर। क्लियर। और जो ये इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन होता है मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं उनके द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, विद इन 1 मंथ, ठीक है, 1 महीने के अंदर। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन बाय द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा जो घोषणा की गई, जो प्रोक्लेमेशन किया गया है उसके 1 महीने के अंदर, ठीक है, उस डेट के 1 महीने के अंदर जो है दोनों हाउसेस के द्वारा जो है अप्रूव्ड कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, और
एक बार अगर अप्रूव्ड हो जाता है दोनों हाउसेस के द्वारा, तो फिर क्या होता है कि पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा एक बार अप्रूव्ड हो जाता है तो इमरजेंसी जो है वो 6 महीने तक कंटिन्यू रहती है, ठीक है। अब अगर दोबारा मतलब 6 महीने जब बीत जाते हैं, ठीक है, मतलब 6 महीने जैसे बीत गए तो इमरजेंसी को बढ़ाया जा सकता है अगले 6 महीनों के लिए दोनों हाउसेस के, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं उनके अप्रूवल की फिर ज़रूरत होती है, ठीक है। उनका अप्रूवल मिल जाता है तो फिर अगले 6 महीने के लिए वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार का जो इमरजेंसी है जो बढ़ाया जा सकता है, इस प्रकार ये जो इमरजेंसी है वो इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, फॉर एवरी 6 मंथ। हर 6 महीने बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए और उसको बढ़ाया जा सकता है। ये जो प्रावधान है पीरियोडिकल पार्लियामेंट्री अप्रूवल का, इसको जो है जोड़ा गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया था, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि भाई ये जो सी वाला गलत क्यों है। रिजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है। देखिए क्या होता है यहाँ कि इसमें देखिए सबसे पहले जब कोई भी प्रोक्लेमेशन होता है, इस तरह का कोई इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन होता है, इमरजेंसी लगाई जाती है, तो फिर क्या होता है, ठीक है, कोई भी रेजोल्यूशन इस तरह का, ठीक है, जो इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने वाला कोई भी रेजोल्यूशन, ठीक है, ठीक है, तो उसको पास कराया जाता है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा, ठीक है। तो वो एक स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा, स्पेशल मेजॉरिटी होती है, ठीक है, जो पास कराया जाता है वो कौन सी मेजॉरिटी होती है, स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा पास कराया जाता है। तो स्पेशल मेजॉरिटी में 2 कंडीशन बनती है। पहला तो ये कि ए मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, ठीक है, उस हाउस के जो है टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि ए मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, ठीक है, उस हाउस के जो भी प्रेजेंट और वोटिंग हैं, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी जो प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उसका 2/3 से कम की मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बातें याद रखना, क्लियर। इम्पीचमेंट ये याद रखना वैसे ही होता है जैसे प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट वाला जो प्रोसेस होता है, ठीक है, जहाँ पर जो है मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस इज रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर अप्रूवल, क्लियर। अब ये जो प्रेसिडेंट का क्या होता है, इसमें जो है इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन ऑफ प्रेसिडेंट इज 1 केस वेयर अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस इज रिक्वायर्ड फॉर अप्रूवल। तो ये भी याद रखना है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बाकी हमने बता दिया। सी क्यों गलत है ये भी बता दिया। डी वाले में देख लीजिए कि अगर जो भी कोई इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन होता है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी टाइम, ठीक है, बाय ए सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, वो एक प्रोक्लेमेशन कर देता है, मतलब एक घोषणा कर देता है। जैसे मान लो इमरजेंसी हटाना है तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, एक प्रोक्लेमेशन कर दिया। अब इस प्रोक्लेमेशन को करने के लिए उसको पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, तो इसलिए डी सही है, ठीक है। तो ये पूरा क्लियर हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द possible reasons for democracy being the most prevalent and better than other forms of government। तो ये वाला आपको क्लियर करना है कि डेमोक्रेसी, ये देखो क्वेश्चन पहले समझ लो क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन्स, मतलब क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए बीइंग द मोस्ट प्रीवेलेंट, ठीक है, एंड बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो दूसरे फॉर्म की गवर्नमेंट है उनसे प्रीवेलेंट है और बेटर देन है, ठीक है। पहला जो ऑप्शन दिया गया वो कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स फॉर मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये कह रहे हैं कि मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो भैया ये बताइए डेमोक्रेसी में कोई स्टेबल गवर्नमेंट थोड़े ना बनती है, स्टेबल गवर्नमेंट इन द सेंस, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी में एक चीज़ याद रखना कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, लेजिस्लेटिव के, ठीक है। स्टेबल, अब जब भी वो अपना बहुमत यानी कि अपना जो है जो लेजिस्लेचर में बहुमत नहीं सिद्ध कर पाएगा, कहने का मतलब हमारे ये है कि डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। सबसे पहले मैं समझा देता हूँ इसको कि डेमोक्रेसी जो है एक ऐसी गवर्नमेंट होती है, एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें क्या होता है कि जो रूलर्स होते हैं, ठीक है, जो रूल करते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे। अगर आज देखा जाए तो काफ़ी प्रिवेलेंट फॉर्म है गवर्नमेंट की, ठीक है, डेमोक्रेसी वर्ल्ड में। एंड इट इज़ एक्सपेंडिंग टू मोर कंट्री, और काफ़ी सारी कंट्रीज में इसका एक्सपेंशन हो रहा है, यानी हर कंट्री में डेमोक्रेसी धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है।
जनरली देर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, दो प्रकार की डेमोक्रेसी होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और एक रिप्रेजेंटेटिव होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लोग हैं वो डायरेक्टली डेलिब्रेट करते हैं और डिसाइड करते हैं। मतलब क्या होता है कि इस प्रकार की जो डेमोक्रेसी होती है उसमें क्या होता है, लोग ही निर्णय लेते हैं, लोग डेलिब्रेट करते हैं, आपस में विचार करते हैं और डिसाइड करते हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर पर। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जैसे हमारे यहाँ पर है, क्या होता है कि जो लोग होते हैं उनको चुना जाता है, किनके द्वारा, लोगों के द्वारा। कुछ लोगों को लोगों के द्वारा चुना जाता है, यानी उनको रिप्रेजेंटेटिव बना देता है। अब ये जो चुन कर जाते हैं ये क्या करते हैं कि लेजिस्लेचर पर जो है डेलिब्रेट करते हैं और डिसाइड करते हैं और रूल और लॉ बनाते हैं, ठीक है। तो सच एज इन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, ये जो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जो है वो है, जैसे हम अमेरिका में क्या है, प्रेसिडेंशियल है और हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री है ना। अब देखो आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। अब देखिए डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। याद रखना, स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है कि अगर कोई सरकार बन गई और वो कुछ भी कर रही है, ठीक है, तो वो मतलब क्या होता है कि भाई रिप्रेजेंटेशन है, अकाउंटेबल है, जवाबदेही है उनकी, ठीक है, तो वो कुछ उस तरह नहीं कर सकते हैं, तो उनको स्टेबल नहीं कहा जा सकता। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स फॉर मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये रॉन्ग है। और दूसरा देख दो, इट रिक्वायर्स क्विक एंड करेक्ट डिसीजन मेकिंग। तो भैया देखिए, अब ऐसी गवर्नमेंट है जो अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, ठीक है। अब भैया इसमें ये बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, जहाँ पर कंसल्टेशन होगा, डिस्कशन होगा, और थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट्स इट इज़ पॉसिबल टू पॉइंट आउट मिस्टेक्स इन एनी डिसीजन। मतलब डिस्कशन होगा, डिबेट्स होगी, और तभी ये संभव होगा कि क्या मतलब कमियां हैं, ठीक है, क्या गलतियां हो रही हैं किसी डिसीजन में, ठीक है। और उससे क्या होगा कि मतलब क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को यहाँ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लिया जाता, ठीक है। तो ये याद रखना, तो ये बी वाला भी गलत है। उसके बाद में देखिए ये बोलते हैं कि एक सेकेंड ज़रा इसको इसमें, हाँ, दूसरा ये बोले सी वाले में ये देखते हैं कि इट एग्जैक्ट्स अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो भाई ये सही बात कह रहे हैं, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या है, अकाउंटेबिलिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है। कहाँ थे हम लोग, सी एग्जैक्ट्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये वाला ये सही है, सी वाला सही है, बिल्कुल सही है। एंड इट डी वाले में क्या करें, इट इंश्योर्स द एलिमिनेशन ऑफ इनकम इनइक्वलिटीज, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि इनकम इनइक्वलिटी को नहीं, देखिए जो डेमोक्रेसी होती है वो क्या होता है, वो आधारित होती है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, ठीक है, ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज सम स्टेटस, ठीक है, एज द रिच एंड एजुकेटेड, ठीक है। जो पुअर लोग हैं, ठीक है, और कम एजुकेटेड लोग हैं, उनको बराबर का अधिकार मिल सके, वैसे ही जैसे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो धनी लोग हैं उनको मिलता है, ठीक है। हेंस इस प्रकार ये क्या करता है, इट इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, ठीक है। तो डिग्निटी ऑफ सिटीजन को ये बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि ये जो इनकम इनइक्वलिटीज की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये वाला डी वाला भी आपका गलत हो जाएगा कि ये जो है एलिमिनेशन ऑफ इनकम इनइक्वलिटी का जो है डेमोक्रेसी का नहीं मतलब है। हालांकि ये चीज़ डीपीएसपी में थोड़ा बात कही गई है, लेकिन ये इंश्योर कराना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, ठीक है। बाकी ऊपर के पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, सी वाला जो है ये सही है। तो अब नीचे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। तो ये वाला तुम्हारा ये सी ओनली जो है करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द राइट टू फ्रीडम, यानी कि जो राइट टू फ्रीडम है, ठीक है, ये एक फंडामेंटल राइट है। तो इन्होंने कहा कि ये जो राइट टू फ्रीडम है, इसके तहत कौन सा फंडामेंटल है राइट है वो दिया गया है कि इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, किसके तहत, राइट टू फ्रीडम के तहत, ठीक है। तो चलिए
इसमें पहला दिया गया राइट टू असेंबल पीसफुली, बिल्कुल सही बात कही गई है कि राइट टू असेंबल पीसफुली, यानी कि पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये भी राइट टू फ्रीडम का है, ठीक है। और दूसरा दिया गया राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, तो एसोसिएशन भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो तीसरी बात कही गई राइट टू स्ट्राइक आर इफेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है, ये बात नहीं सही है, ठीक है, ये बात गलत दी गई है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मतलब सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ट्रेड यूनियन हैव नो गारंटीड राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग आर राइट टू स्ट्राइक आर राइट टू डिक्लेयर अ लॉकआउट, ठीक है। तो द राइट टू स्ट्राइक कैन बी कंट्रोल्ड बाय एप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ, ठीक है। तो ये जो राइट टू स्ट्राइक है ये किसके द्वारा मतलब जो है कंट्रोल किया जाता है, ये इंडस्ट्रियल लॉ के द्वारा, एप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ के द्वारा मतलब जो है कंट्रोल किया जाता है। तो याद रखना ये राइट टू स्ट्राइक वाला जो है ये गलत है, और ये भी सही है, ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो याद रखना ये आपको याद रखना है। तो इसमें कौन सा जो है सही होगा, तो ये देखिए 1, 2 एंड 4 ओनली, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर कर लेना, ओके। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। सो इफ़ इंडिया डिसाइड्स टू सेड टेरिटरी, ठीक है, कह रहे हैं कि अगर इंडिया जो है डिसाइड करता है टू सेड टेरिटरी टू एनी ऑफ इट्स नेबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी यूज्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। इन्होंने कहा कि इफ़ इंडिया डिसाइड्स टू सेट टेरिटरी टू एनी ऑफ इट्स नेबर, ठीक, किसी नेबर को अगर जो है ये टेरिटरी जो है सेट करना चाहते हैं, तो फिर उसमें क्या होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी यूज्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। तो आर्टिकल 2 का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल 3 का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल 368 का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी है, ठीक है। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहली बात तो ये है आर्टिकल 2 में क्या कहता है, ठीक है। आर्टिकल 2 में क्या कहता है, आर्टिकल 2 में कहता है कि इट रिलेट्स टू एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि उन जो है नए स्टेट्स को जोड़ना, उनको इस्टेब्लिश करना जो कि यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये आर्टिकल 2 बोलता है, ठीक है। आर्टिकल 3 क्या बोलता है, आर्टिकल 3 बोलता है इट रिलेट्स टू फॉर्मेशन ऑफ आर चेंजेज इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर दूसरे शब्दों में कहें इट डील्स विद द इंटरनल री एडजस्टमेंट इंटर सी ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 3 में ये है कि वो जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्री चेंज करना, उनका जो भी री एडजस्टमेंट करना, ठीक है, और जो उनका नाम चेंज कर देना, ठीक है, फार्मेशन ऑफ जो है चेंजेज इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ठीक है। तो मतलब वो जो एग्जिस्ट कर रहे हैं स्टेट्स उनके उसमें जो है चेंजेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आर्टिकल 3 के अंतर्गत आती हैं, और आर्टिकल 2 और 3 तो हो नहीं सकता अगर हम इस तरह देखें, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, ठीक है। अब बचा आर्टिकल 368। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ अ स्टेट, यानी कि किसी भी एरिया का जो किसी भी स्टेट के एरिया को जो है कम कर सकता है पार्लियामेंट, ठीक है, आर्टिकल 3 के अंतर्गत, ठीक है, अंडर आर्टिकल 3, ठीक है। डज नॉट कवर द सेसेशन, अब जो आर्टिकल 3 में केवल वो एरिया को डिमिनिश कर सकता है किसी भी स्टेट का, जो यूनियन ऑफ इंडिया का स्टेट है तो उसके एरिया को डिमिनिश कर सकता है, लेकिन इसमें ये बात कवर नहीं की जाती है कि वो किसी इंडियन टेरिटरीज को फॉरेन कंट्री को दे सकता है, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ इसमें नहीं है। तो हेंस इंडियन टेरिटरी कैन नॉट बी सेडेड टू अ फॉरेन स्टेट ओनली बाई, सॉरी मैंने गलत बोल दिया कि जो इंडिया, देखिए अब ये 2 और 3 में तो ऐसी बातें नहीं, लेकिन जो इंडियन टेरिटरीज है उसको सेडेड किया जा सकता है फॉरेन कंट्री को केवल और केवल जो है एक अमेंडमेंट के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन में 368 के तहत एक अमेंडमेंट करना पड़ेगा, उसके द्वारा ही हम कर सकते हैं। तो ये तीसरा सही है, यानी कि ये सी वाला सही है। तो ये बात याद रखना कि अगर कोई टेरिटरी जो है उसको अगर अपने नेबर स्टेट में अगर देना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल 3 नेबर कंट्री अगर कोई उसको देना है तो 368 के तहत अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये याद रखना, दिमाग में रख लेना, और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, वाई इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन
फेडरेशन ऑफ इट्स स्टेट्स, ठीक है। यानी कि जो इंडिया है उसको यूनियन ऑफ स्टेट्स डिस्क्राइब किया जाता है उसको फेडरेशन ऑफ स्टेट कहने के बावजूद, ठीक है। मतलब इसको फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं बोला जाता, इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, ठीक है। दो चीज़ें इसमें दी गई, पहला द इंडियन फेडरेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट एमंग द स्टेट्स, कि जो इंडियन फेडरेशन है वो क्या है, वो रिजल्ट है ऑफ एन एग्रीमेंट एमंग द स्टेट्स, स्टेट्स के बीच जो है एग्रीमेंट है, मतलब एक तरह का। तो ये बात गलत है, कोई हमारे यहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। स्टेट्स के बीच कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड, मतलब ये अलग होना, ठीक है। यानी कि जो स्टेट्स हैं उनके पास कोई भी राइट नहीं है कि वो अलग हो जाए फेडरेशन। तो बिल्कुल सही बात, इंडिया में ऐसा है कि कोई भी स्टेट्स जो है उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो जो है यूनियन ऑफ इंडिया से अलग हो जाए, ठीक है। तो इसमें दो सही है। अब इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखिए आर्टिकल 1 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अनुच्छेद 1 उसमें ये बोला गया है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो कि भारत है, ठीक है, एज यूनियन स्टेट्स, इसको यूनियन स्टेट्स के रूप में डिस्क्राइब किया गया आर्टिकल 1 में, रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। दिस प्रोविजन डील्स विद टू थिंग्स, ये दो चीज़ों से डील करता है। 1 नेम ऑफ द कंट्री, यानी कि कंट्री का नाम, और दूसरा जो है टाइप ऑफ पॉलिटी। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें कोई अनैनिमिटी नहीं थी, ठीक है, कोई अनैनिमिटी नहीं थी कंट्री के नाम को लेकर। कोई कह रहा था भारत सजेस्ट कर रहा था, कोई कह रहा था इंडिया। तो इसका मतलब इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों को अडॉप्ट कर लिया, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। तो सेकेंडली दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि कंट्री इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन, ठीक है, दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर, यानी कि हमारे यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है, उसका स्ट्रक्चर फेडरल है, लेकिन उसको डिस्क्राइब कैसे किया गया है, यूनियन के रूप में। B.R. अम्बेडकर के अनुसार अगर हम देखें तो एक फ्रेज है, यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज़ बीन प्रिफर्ड टू फेडरेशन ऑफ स्टेट्स फॉर 2 रीजन, यानी 2 कारण दिए थे भीमराव अम्बेडकर ने। पहला ये दिया था कि इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। भीमराव अम्बेडकर ने ये रीज़न दिया कि इंडियन जो फेडरेशन है वो एग्रीमेंट के द्वारा नहीं बनाया गया, यानी एग्रीमेंट जो स्टेट्स के बीच कोई एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है, रिजल्ट नहीं है, जैसे कि अमेरिकन फेडरेशन में। पहला बात ये हो गई। दूसरा ये कि स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम फेडरेशन, ठीक है, यानी स्टेट्स के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो फेडरेशन से अलग हों, ठीक है। तो द फेडरेशन इज यूनियन, फेडरेशन जो है इज ए यूनियन बिकॉज इट इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल, यानी कि वो अखंडनीय है, अखंड है, मतलब उसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। द कंट्री इज इंटीग्रल होल एंड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की सहूलियत के लिए जो उसको स्टेट्स में बांटा गया है, यानी कंट्री को स्टेट में क्यों बांटा गया है, एडमिनिस्ट्रेशन की सहूलियत के लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि हाँ, बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट CBI, CBI के बारे में जो है स्टेटमेंट बोल रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट CBI, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि ये जो स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, इट डील्स विद, ये ई देखिए थोड़ा सा इसका मिसप्रिंट है, ठीक है। इट डील्स विद द कॉजेज ऑफ करप्शन एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस, इट डील्स विद कॉजेज ऑफ करप्शन एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस, ओके। तो पहला दिया गया है कि ओनली लगा, देखिए क्या ये केवल जो है कॉजेज ऑफ करप्शन और इकोनॉमिक ऑफेंसेस पर ही डील करता है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मर्डर और कई सारे ऐसे इन्वेस्टिगेशन है, देखता है, कई सारे चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो, इंश्योरेंस फ्रॉड से रिलेटेड हो, ठीक है, किडनैपिंग से हो, हाईजैकिंग से हो, क्राइम है ना, तो बहुत सारे देखता है। तो ये केवल कॉजेज ऑफ करप्शन और इकोनॉमिक ऑफेंसेस को ही नहीं देखता, तो ये बात यहाँ पर गलत है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं CBI फंक्शनिंग इज superintended by the Central Vigilance Commission in the offences being investigated come under the Prevention of Corruption Act 1988। तो ये बात सही लिखी गई है, क्योंकि ये करप्शन वाला सिस्टम अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये CBI की जो फंक्शनिंग है उसको सुपरिंटेंडेंट किया जाता है किसके द्वारा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये बी वाला, ये सही होगा, ठीक है।
क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये दो स्टेटमेंट हैं, इनको जो है थोड़ा सा इसमें बोला गया है, ठीक है। पहला दिया गया द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं हैज़ बीन डिफाइंड अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। गलत स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है, क्योंकि देखिए जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्लूड्स बम्बू, केन, है ना, देयर बाई चेंजेज इन द कैटेगराइजेशन ऑफ बम्बू कैन ट्रीज, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्यों करेक्ट नहीं है? पहले स्टेटमेंट बोला गया कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैज़ बीन डिफाइंड अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज अ सबसेट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड गॉट अ डेफिनेशन ओनली इन 2007 when the scheduled tribe and other traditional forest dweller recognition of forest rights act 2006 यानी 2006 was enacted। यानी कि एक एक्ट इनेक्ट किया गया था 2006 में जिसका नाम था शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट, ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 यानी 2006, ठीक है। तो उसके तहत ये जो है डेफिनीशन मिली थी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का ही एक सबसेट है, लेकिन इनको जो डेफिनीशन मिली थी वो कब मिली थी? 2007 में मिली थी, ठीक, क्योंकि 2006 में एक एक्ट आया था शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये वाला गलत है हमारा, ठीक है, पहला गलत हो गया। दूसरा है बोले कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसेस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर वेरियस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो ये भी गलत है। क्यों गलत है? देखिए गलत क्यों है ये बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो CACP जो है मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कास्ट प्राइसेस के द्वारा रिकमेंडेशन नहीं दी गई थी, ठीक है। इसके लिए जो रिकमेंडेशन दी गई थी, ठीक है, देखिए इसके लिए जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो ट्राइफेड के द्वारा दी गई थी, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्राइफेड के द्वारा जो है रिकमेंडेशन दी गई थी, तो याद रखना। ट्राइफेड के बारे में बता देता हूँ, ट्राइफेड क्या है, ठीक है। ट्राइफेड का फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें जो भी माइनर मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द सिलेक्टेड MF माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, तो इनके लिए जो है ये सजेशन वगैरह जो है दिया गया था ट्राइफेड के द्वारा। तो ये बात याद रखना CACP के द्वारा नहीं दिया गया था, इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा? वो D सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला गया है, आगे ये बोला गया कि द मैक्सिमम सीट्स इन द लोकसभा 552 यानी 552, ठीक है, ये मैक्सिमम सीट्स हैं 552। हाउएवर देयर आर टोटल ऑफ 545 मेंबर्स। टोटल मेंबर कितने हैं अभी? 545। इफ़ ओनली 300 मेंबर्स आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ वोटिंग, यानी वोटिंग के समय अगर 300 मेंबर, केवल 300 मेंबर प्रेजेंट हैं, देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर द आर्टिकल 368 मस्ट बी सपोर्टेड बाई अ मिनिमम ऑफ। कितने मेंबर के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा इसको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बैकग्राउंड देख लें, बैकग्राउंड में क्या है कि अगर मान लो लोकसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? 552 है, ठीक है। 545 मेंबर्स हैं इस समय, ठीक है, कुछ सीटें वैकेंट हैं अभी। तो देयरफॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाई 273 मेंबर्स, ठीक है। इवन इफ ओनली 300 मेंबर्स आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ वोटिंग, द अमेंडमेंट बिल मस्ट गेट द सपोर्ट ऑफ 273 आउट ऑफ देम, ठीक है। इससे पहले आपको थोड़ा सा बता दें कि जितने भी बिजनेस हैं, ऑल बिजनेसेस ऑफ लेजिस्लेचर रिक्वायर अ मोशन और रेजोल्यूशन और बिल शुड गेट द सपोर्ट ऑफ अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर वोटिंग एट दैट टाइम, ठीक है, क्लियर। तो ये वाला देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो A होगा, ठीक है, पहला वाला सही है, ठीक है। मान लो कि सपोज दैट एट अ टाइम ऑफ वोटिंग अ बिल 247 मेंबर्स वर प्रेजेंट इन द हाउस एंड ऑल ऑफ देम पार्टिसिपेटेड इन वोटिंग, और ये 247 के 247 जो हैं वो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। देन द बिल वुड बी पास्ड
इफ़ एटलीस्ट 124 मेंबर्स वोटेड इन फेवर ऑफ द बिल। ठीक, अगर 247% थे, ठीक है, और सभी वोट कर रहे थे तो 124 मेंबर की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद में अब देखो इसको इसके बाद में इफ़ इट इज़ नॉट सो इन केस ऑफ एन अमेंडमेंट बिल। अगर कोई अमेंडमेंट बिल किया है, सिंपल मेजॉरिटी में तो ऐसा है, लेकिन कोई अमेंडमेंट बिल अगर किया जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए ऐसा नहीं। ये जो हमने बताया कि 247 अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग है, प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं तो 124 की ज़रूरत होती है, तो बिल पास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई अमेंडमेंट बिल हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट हो रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी। याद रखना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर है तो उसमें क्या होता है कि टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। पहला ये कि दोज वोटिंग इन फेवर ऑफ अमेंडमेंट बिल, ठीक है, शुड कॉन्स्टिट्यूट एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस। यानी उस हाउस की जितनी टोटल स्ट्रेंथ है उसकी हाफ तो मतलब होने ही चाहिए। ठीक है, वो बिल के यानी अमेंडमेंट बिल के फेवर में होने ही चाहिए। ठीक है, याद रखना, हाफ जो है वो क्या होगा, अमेंडमेंट बिल के फेवर में होने चाहिए। ठीक है, और सेकेंडली द सपोर्टर ऑफ द अमेंडमेंट बिल मस्ट आल्सो कॉन्स्टिट्यूट 2/3 ऑफ दोज हु एक्चुअली टेक पार्ट इन वोटिंग। यानी जो लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका 2/3 जो है सपोर्टर होने चाहिए अमेंडमेंट बिल के। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये 273 वाला सही है, यानी ए ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइड एज नीति आयोग। नीति आयोग के रूप में मतलब सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आइडेंटिफाइड एज मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग। नंबर 1, फॉस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बिल्कुल सही बात है। एक्टिंग एज ए प्लेटफॉर्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज, बिल्कुल सही बात। तीसरा नंबर, इंटीग्रेटिंग विलेजेस टू डेवलपमेंट प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है ना, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद टू लेवरेज इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये भी सही है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन सही, यानी कि ये डी वाला सही हो जाएगा। 1, 2, 3 एंड 4। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। ठीक है, क्रेडिबल प्लान्स एट द विलेज लेवल, ठीक है, मतलब अच्छे प्लान बनाना विलेज लेवल पर। ठीक है, एंड एग्रीगेट दीज प्रोग्रेसिवली एट हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो मतलब एक तरह से एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना, ठीक है, जिससे जो विलेज लेवल पर हैं अच्छे प्लान्स बनाए जा सकें। ठीक है, और उनको एग्रीगेट करना दीज प्रोग्रेसिवली एट द हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जैसे टॉप टू बॉटम वाला अप्रोच था, वो ना हो के बॉटम से ऊपर, यानी कि नीचे से ऊपर तक का जो है अप्रोच वो हो। ठीक है, तो ये काफ़ी, और ये एक प्लेटफॉर्म है फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज। ठीक है, तो याद रखना, तो ये चीज़ें, और लेवरेज इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड, है ना, तो ये नीति आयोग के बारे में। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं कि आर्टिकल 32 के बारे में बोला गया है। एक काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है। अच्छा, आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 कैन इशू द रिट ऑफ हेबेस कार्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, क्वा वारंटो। क्लियर। अभी देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग पैसेज विद रेफरेंस टू अ रिट इश्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32. It is a command issued by a court to the authority directing it to perform a public duty imposed upon it by law, है ना। तो मतलब याद रखना, command issued by court to an authority directing it to perform a public duty imposed upon it. तो it can एक सेकेंड, हाँ, it can it can be issued an authority vested with the power improperly refuses to exercise it. मतलब इनको क्या, इट कैन बी इश्यूड, मतलब ये तब इशू किया जाता है जब एन अथॉरिटी वेस्टेड विद पावर, यानी अथॉरिटी के पास पावर है, ठीक है, लेकिन वो उसको जो है एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, मना करता है। ठीक है, इट कैन बी इश्यूड टू एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ फंक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड क्वासी जुडिशियल। मतलब
ये तीनों प्रकार में एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और क्वासी जुडिशियल, ठीक, किसी भी प्रकार की अथॉरिटी हो उनके मतलब रेस्पेक्ट में इसको जो है जारी किया जा सकता है, इशू किया जा सकता है। इट इज़ यूज्ड टू इन्फोर्स द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय पब्लिक अथॉरिटीज़, है ना। तो मतलब जो है कोई पब्लिक ड्यूटीज़ के परफॉर्मेंस के लिए जो है पब्लिक अथॉरिटीज़ के द्वारा इसको जो है यूज किया जाता है, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा। तो द अबव पैसेज रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिट, ठीक है। तो मतलब ये कौन सी रिट है, तो ये मैंडमस की है, ठीक, टू कमांड मैंडमस की रिट है, ठीक है। तो याद रखना रिट और भी हैं, ठीक है, जैसे प्रोहिबिशन और ये भी हैं, तो इनको जो है लक्ष्मीकांत में पढ़ लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी इस पर क्वेश्चन आया था और इस पर भी पूछे जा सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।